जवाब तो देना होगा। में आज यही मुद्दा है कि कोरोना पर कंट्रोल कब तक, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मरीज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कोरोना पर कंट्रोल कब तक। अब तक 6300 मामले सामने आ चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो संक्रमण का आंकड़ा 6300 के पार कर गया है। और रायपुर अकेले राजधानी की बात कर लें तो यहां पर 1500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जो कि यह बताने के लिए काफी है कि कोरोना की स्थिति कितनी भयावह होती चली जा रही है। हालांकि प्रदेश में 7 दिनों का लॉकडाउन किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद अभी तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है और अभी जो पुराने मामले हैं जिनकी रिपोर्ट आ रही है वो बता रहे हैं कि मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। 200 से ज्यादा मामले फिर कल सामने आए थे और संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता हुआ 6300 को पार कर गया है। तो संक्रमण का आंकड़ा 6300 के पार हो चुका है और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोरोना पर कंट्रोल कैसे लगेगा, कब तक लगेगा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन जरूर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मामले घट नहीं रहे हैं। 3 दिन हो गए लॉकडाउन के और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रायपुर से डॉक्टर राकेश गुप्ता कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर महेश सिन्हा अध्यक्ष हैं आईएमए छत्तीसगढ़ के, और डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल क्लिनिकल सचिव हैं आईएमए के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुद्दा जो है वो कोरोना का है। कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोग कितने सुरक्षित हैं। लगातार सरकार की तरफ से पहले भी लॉकडाउन किया गया, लोगों को समझाइश दी गई, लेकिन इसके बावजूद मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? क्योंकि मरीज राजधानी में ही 1500 से ज्यादा हो चुके हैं और उसके बावजूद मामले थम नहीं रहे। 7 दिन का लॉकडाउन किया गया, क्या इससे मामले थम जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो सामाजिक अनुशासन की गाइडलाइन सरकारों ने हमें बताई और उसका पालन करने के लिए सचेत किया, वो कहीं न कहीं अतिनिश्चितता की अवस्था में आकर हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी। जिस प्रकार से बाज़ारों में भीड़ लगी, लोग बगैर मास्क के बाज़ारों में घूमे, हाथ धोने और शारीरिक दूरी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, हमने सावधानी नहीं बरती, उसके कारण मामले कहीं न कहीं बढ़े हैं। और इसमें बाजारों में और सार्वजनिक स्थलों में भीड़ सबसे बड़ा कारण रही। अतिनिश्चितता की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामले नहीं है, ये इसका अवचेतन मन में आना ही सबसे बड़ा कारण रहा। और जैसा हम सब मानते हैं कि कानून या किसी प्रकार की गाइडलाइन सामाजिक अनुशासन को अचानक नहीं ला पाती हैं। हमें समझना होगा कि सरकारें, प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी सहित जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो हमारी हिफाजत और गाइडलाइन के पालन के लिए सड़कों में खड़े हुए हैं। यदि हम उनको सहयोग नहीं करेंगे तो स्थिति इससे बद से बदतर होने वाली है। बहुत जरूरी है कि हम ये समझें और समाज के रोल मॉडल खुद उदाहरण स्थापित करें कि जो सामाजिक गाइडलाइन का पालन उन्होंने जारी किया है
वो खुद से पालन करें और जनता को इसके लिए कहीं ना कहीं उनके बीच जाकर बाध्य करें कि सोशल गाइडलाइन या सामाजिक गाइडलाइन, शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथ धोना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने परिजनों का ख्याल रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जिससे हम कोरोना संक्रमण से लड़ सकते हैं। यदि हमने ये सावधानी नहीं रखी तो ये वायरस थूक या फिर लार के कणों के अलावा हवा से भी फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी आशंका व्यक्त की है। तो ये सारी चीजें जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के मामले आने वाले दिनों में आते रहेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिस्तर की संख्या बहुत ज्यादा सीमित है। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, शासन पिछले 5 महीने से सड़कों में खड़ा है। लोग किसी भी प्रकार की आराम की अवस्था में नहीं आ पाए, तो प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी जब थकेंगे तो हमारे लिए काम कौन करेगा? डॉक्टर्स इन्फेक्ट होने लगे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होने लगी है। तो समाज जागे, जब जागे तभी सवेरा। हमको अपने आप का ख्याल रखना होगा और बहुत सख्ती, कड़ाई, और ये शब्द शायद उचित न लगे, लेकिन निर्ममता से सामाजिक गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। सामाजिक गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। डॉक्टर महेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, ये आपसे समझना चाहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन था तब मामले कम थे। छत्तीसगढ़ में तो तब ऐसी स्थिति थी कि ऐसा लग रहा था कि अब छत्तीसगढ़ तो कोरोना मुक्त हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन मामलों में इजाफा होता चला गया और अब तो तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन जब होता है तो लोग घरों में कैद हो जाते हैं। हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंच जाती है कि कोरोना का संक्रमण है और घर में रहना ही जरूरी है। लेकिन जैसे ही अनलॉक होता है उसके बाद फिर वापस भीड़ बाजार में टूट पड़ती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते। क्या वजह आप मानते हैं, कैसे इसे सुधारा जाए? देखिए, पहली बार जो लॉकडाउन लगाया गया था वो विभिन्न कारण उसके कारण अलग थे। उस समय कारण यह था कि हमारी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मास्क है, पीपीई किट है, इसकी उपलब्धता नहीं थी, अस्पतालों की तैयारी नहीं थी। तो एक समय पाने के लिए वो लॉकडाउन किया गया था और साथ ही साथ लोगों की भीड़ जो है वो बाहर ना निकले और बाहर ना घूमे, उसके लिए किया गया था। अभी जो लॉकडाउन किया गया है वो एक कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट जिस तरह से किया जाता है कि बीच में एक फिर अगर बढ़ रहे हैं मामले तो एक लॉकडाउन लगा के देखा जाए कि इसका क्या परिणाम होता है। अब इसका परिणाम तो खैर बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी भी जो केसेस हैं वो पुराने 2-3 दिन पहले जिनके टेस्ट हुए थे उनकी आ रही थी। लोगों में जब तक आंतरिक अनुशासन नहीं होगा तब तक इसको कोई भी नियंत्रण में नहीं ला सकता। कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था जो है, इसको जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे, इसके खतरे नहीं समझेंगे कि इसका इलाज नहीं है, एक तो कोई भी डेफिनेट इलाज नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और लोग खुद अनुशासित हों, या तो बाहर ना जाएं जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और जाएं तो जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। ये बहुत ज़रूरी है और इसको लोगों को समझना पड़ेगा। लोग अगर ये कहें कि उनको जानकारी नहीं है तो मेरे ख्याल से जितना प्रचार प्रसार इन बातों का हुआ है कि क्या सावधानी रखनी है, कई दशकों में किसी भी चीज़ का इतना प्रसार नहीं हुआ है। तो ये तो एक झूठलाना होगा कि हमें नहीं मालूम। तो लोगों को इसको नहीं समझेंगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, और इसका परिणाम लोग ही नहीं भुगतेंगे, सारा समाज भुगतेगा। बिल्कुल, जो व्यक्ति सुरक्षा साधन इस्तेमाल कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जा रहा है इन लोगों की वजह से। डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार की तरफ से जो इंतजाम अभी तक किए गए हैं क्या वो काफी हैं कोरोना को रोकने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से जो भी इंतजाम किए गए हैं वो तब तक काफी नहीं होंगे जब तक लोग खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो जरूरी यह है कि लोग खुद नियमों का पालन करें, खुद मास्क लगाकर घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि जैसे महिलाएं हैं, चुन्नी और साड़ी मुंह पे बांध के घूमती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमने तो मास्क बांध लिया, जबकि वो पतली सी चुन्नी और साड़ी कुछ भी बचाव नहीं कर सकती है। बहुत से लोगों ने सिंगल लेयर के कपड़े के मास्क लोगों में बांटे हैं
वो भी बहुत खतरनाक है। सिंगल लेयर का कपड़े का मास्क कुछ नहीं कर सकता। जब डॉक्टर्स इतने पीपीई किट पहन के और इतने सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो एक सिंगल लेयर का कपड़े का मास्क कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वाल्व वाले मास्क पहन के घूम रहे हैं। वाल्व वाला मास्क ठीक वैसा ही है जैसे आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो वाल्व वाले मास्क लगाकर आपने अपना तो बचाव कर लिया, परंतु यदि आपके खुद के अंदर कीटाणु है तो वो आपकी सांस के साथ बाहर फैल के और सबको इन्फेक्शन करेगा। तो बेहतर है कि लोग ऐसी जगहों में एक ग्रुप बना के खड़े ना हो जहां पे लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है, या लोगों ने वाल्व वाले मास्क पहन रखे हैं, या महिलाओं ने चुन्नी और साड़ी बांध के सिर्फ वहां पे खड़े हुए हैं। ये बहुत खतरनाक है। और दूसरी एक और चीज है कि लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने खा लिया, विटामिन सी खा लिया, विटामिन डी खा लिया तो अब हम बच गए, और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोग बिना मास्क के घूमने लगते हैं। और परिणाम आज हम लोगों के सामने है कि किस तरह से कोरोना के मरीज छत्तीसगढ़ में और विशेषकर रायपुर में बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है कि जब तक हमारे नेता और जो हमारे लीडर्स लोग हैं वो स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तब तक जनता में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना ज्यादा जरूरी है। एक और बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं ग्लव्स पहन के घूमते हैं और मास्क पहन के घूमते हैं, और उन मास्क और ग्लव्स को ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं। उनको ये जानना जरूरी है कि ये मास्क और ये जो ग्लव्स हैं ये भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और हवा के जरिए इसमें से इन्फेक्शन दूसरों को फैल सकता है। तो उन्हें क्या करना है कि इस मास्क और ग्लव्स को, जो मेडिकल मास्क यूज करते हैं, उसे एक दिन से ज्यादा यूज नहीं करना है। कपड़े के मास्क को दोबारा धोकर यूज कर सकते हैं, और वो भी ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए। सिंगल लेयर मास्क कोई काम का नहीं है। तो जितने भी मास्क और ग्लव्स हैं उनको काट के, और पेपर, न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, उसमें लपेट के रख दें। 3 दिन के बाद जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है उसमें सूखे कचरे के साथ उसको दे दें, बिना काटे उसे ना दें। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता, एक बात बहुत बिल्कुल साफ अग्रवाल साहब ने बिल्कुल कही। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा तो सोशल डिस्टेंसिंग का, आप भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, सभी जोर दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का ध्यान। हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रदेश में, देश में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में एकत्रित लोग हो रहे हैं, कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। ये तो राजनेता या कोई भी पार्टी, कोई भी दल जो है वो लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर सकता है, लेकिन ये क्या फैलाया जा रहा है, फिर ये बहुत गंभीर स्थिति हो जा रही है, मानते हैं? देखिए, समाज के जो रोल मॉडल हैं, जिनको समाज अपने आदर्श के रूप में देखता है, नेता, फिल्म स्टार, सोशल एक्टिविस्ट या टीवी एक्टर, जो भी एक अपने चेहरे से, आचार व्यवहार से पहचाने जाते हैं, उनको समाज में आगे आना होगा और उनको एक आदर्श स्थापित करना होगा कि ऐसे समय में क्या सामाजिक व्यवहार की जरूरत है। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो ये बताती हैं कि सामाजिक गाइडलाइन या एस्मा या फिर जो कानून अभी प्रचलित हैं इस प्रकार की गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए, उनसे वे ऊपर हैं। इन सब चीज़ों से हमारे रोल मॉडल्स को बचना होगा। समाज को यह बताना होगा कि हम आपके बराबर सामाजिक व्यवहार में हैं, और जब उदाहरण स्थापित होंगे तब हमारे समाज के दूसरे लोग ये समझेंगे कि सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे सामाजिक व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत है, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। और वास्तव में जैसे डॉक्टर महेश सिन्हा ने कहा कि किसी प्रकार की दवाई, श्योर शॉट दवाई अभी कोरोना संक्रमण की अभी उपलब्ध नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। हम यदि कोरोना संक्रमण को अपने सामाजिक दायरे में रोक पाए तो समझिए हमारे सामाजिक दायरे में कोरोना संक्रमण से जीत हुई। लेकिन हमारे समाज का दायरा दूसरे समाज के अंगों के लिए उदाहरण बने, ये सबसे ज़्यादा जरूरी। पूरे देश को बहुत कड़ाई से, बहुत सख्ती से इस गाइडलाइन की पालन करने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदा से पूरा देश, पूरा समाज लड़ रहा है, संसाधनों की कमी होने जा रही है, आर्थिक स्थिति मुझे लगता है कि जिस अवस्था में कोरोना संक्रमण के बाद पहुंचेगी वह बहुत भयावह स्तर में होगी।
जो जान माल का नुकसान हो रहा है, जिनके परिवार के लोगों की असमय मृत्यु हो रही है कोरोना संक्रमण के कारण, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमें बहुत सख्ती से बहुत जल्दी इसको सामाजिक गाइडलाइन को पालन करना जरूरी है ताकि कोरोना संक्रमण को दूर भगाया जा सके। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, एक चीज़ और, जब बात आती है WHO की तो हर बार कुछ नई चीज़ें सामने आती है। जैसे N95 के बारे में पहले कहा गया कि N95 मास्क लगाइए, अब अभी बात सामने आई कि वो वॉल वाला मास्क लगाते हैं तो उसमें रिस्क हो सकती है। हर बार नई बातें सामने आ रही हैं। फिर बात सामने आई कि ये पहले ये भी कहा गया कि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति से किसी को नहीं फैलता है, फिर ये कहा गया कि ये हवा में भी ये ट्रैवल करता है। ये बात क्या आपको लगता है कि लोगों को कंफ्यूज कर रही है, ऐसी बात? नहीं, देखिए ये एक नए तरह का वायरस है, अभी तक इसके पहले कोई इस तरह का वायरस नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें तो चिकित्सा विज्ञान को भी अभी सीख रहा है, बहुत सारी नई सीख मिली है। एक जैसे इस वायरस के बारे में देखेंगे तो ये वायरस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस के तंत्र को अफेक्ट करता है, ये शरीर के किसी भी तंत्र को अफेक्ट कर सकता है। तो ये इसके जो गुण धर्म है वो बहुत विभिन्न है। तो इसीलिए चाहे WHO हो, चाहे ICMR हो, चाहे सरकारें हैं, उनको गाइडलाइंस बीच में बदलनी पड़ती हैं। जहां तक N95 मास्क की बात है, ये कभी नहीं कहा गया कि आम जनता N95 मास्क को पहने। N95 मास्क सिर्फ मेडिकल जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको पहनने की समझाइश थी। ये नई बात जरूर आई है कि वॉल वाला जो मास्क है वो ना पहने, जबकि ये पहले से मालूम था कि ये वॉल वाले मास्क मेडिकल यूज के नहीं है, ये इंडस्ट्रियल यूज के मास्क होते हैं, जिसमें कि दूसरों को उसमें कोई खतरा नहीं होता है उस व्यक्ति की सांस से। यहाँ से अगर कोई संक्रमित आदमी है और वो N95 मास्क या इस तरह का वॉल वाला कोई भी मास्क पहनता है तो वो खुद तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन दूसरों को असुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। तो गाइडलाइंस तो अभी भी चेंज होती रहती हैं। अभी जैसे वैक्सीन की भी बात चल रही है तो काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं वैसे कि वैक्सीन का डेवलपमेंट जो रूटीन में होता है उससे फास्ट हो रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें कोई इसका वो मिले, इलाज मिले। ठीक है, वैक्सीन को लेकर मेरे कुछ सवाल आपसे, वैक्सीन को लेकर मेरे कुछ सवाल रहेंगे, सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अग्रवाल मैं आपके पास आता हूँ। ये हम समझना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब मामले कम थे, लॉकडाउन किया गया, डॉक्टर सिन्हा भी ये कह रहे थे कि जब लॉकडाउन किया गया था तब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। तब व्यवस्थाओं, सुविधाओं को बनाने के लिए कि सुविधाएं हो जाएं, उतनी तैयार हो जाएं, उसके लिए किया गया था। आज की तारीख में जिस तरीके से हिंदुस्तान में या प्रदेश में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हमने सुविधाएं जुटा ली, हमारे पास ICU बेड्स भी हो गए, हमने कोविड केयर सेंटर्स भी बना लिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस ड्रास्टिकली ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये सुविधाएं काफी हैं अभी? देखिए, जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके सुविधाएं कम पड़ने लगेंगी। इसलिए हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, और जनता इसमें ज्यादा खुद जवाबदार है क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल करे। और दूसरी बात ये भी है कि जितने केसेस अभी क्या हो रहा है कि जितने एसिम्प्टोमेटिक भी केसेस हैं उनको, या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जा रहा है। लेकिन जैसे केस बढ़ेंगे तो केसेस की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। शायद एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस को होम आइसोलेशन में रख के ही उसका ट्रीटमेंट करना उचित रहेगा। लेकिन वो भी तभी संभव हो पाएगा जब जनता स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन करे, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी अगर इन चीजों का पालन नहीं किया जाएगा तो एक व्यक्ति से परिवार के सारे सदस्य इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर गंभीरता बढ़ती तो आगे जाके बेड्स की संख्या और सारे संसाधनों का भी कमी तो पड़ने वाली है, कमी पड़ने वाली है। इसके लिए कितनी तैयारी की जानी चाहिए, डॉक्टर गुप्ता, ये भी आपसे जानेंगे। और साथ ही वैक्सीन की जब बात चल रही है, बहुत जगहों से, पूरे दुनिया से अलग अलग खबरें आ रही हैं कि ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया, रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वैक्सीन एक आम आदमी तक कब पहुंच पाएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो वैक्सीन की प्रक्रिया जैसे समाचार पत्रों में या मीडिया में बताई जा रही है वो उतनी आसान नहीं है। वैक्सीन को अलग अलग जटिल प्रक्रियाओं से या फिर ह्यूमन ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है। अलग अलग देशों में इसकी वैक्सीन की जटिल प्रक्रिया करीब करीब युद्ध स्तर पर गुजर रही है।
चूंकि अलग अलग स्ट्रेन है, जाति और सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग ट्रायल होने हैं, तो वो ट्रायल हो रहे हैं अलग ऑस्ट्रिया या फिर ऑक्सफोर्ड की जो बात चल रही है वैक्सीन की। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कुछ वैक्सीन की तैयारी चल रही है, लेकिन वो प्रक्रिया अभी 6 महीने दूर है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भी यदि वैक्सीन आएगी तो 6 महीने बाद आएगी। बाजार में उसका इंडस्ट्री प्रोडक्शन बृहत स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर कब हो पाएगा, उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन क्या होगी, ये भी एक अपने आप में यक्ष प्रश्न है। मुझे लगता है कि वैक्सीन की अति निश्चितता वाली प्रक्रिया में आने से पहले हम कोरोना संक्रमण को यदि सामाजिक अनुशासन से पार पा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना संक्रमण के बारे में ये कहा, जी हाँ, देखिए कोरोना के साथ जीना अभी हम लोग नहीं सीख पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज, जैसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आएगा, तब वैक्सीन की उपलब्धता हो सकेगी, ऐसा अभी के सिनेरियो से लग रहा है। लेकिन फिर भी कोरोना के साथ सीखना तो हमने करीब करीब जीना करीब करीब सीख लिया है, लेकिन अनुशासन वाला जो हिस्सा है वो अति निश्चितता के कारण जब भंग होता है तो वो दुखद स्थिति आती, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में आने लगी है। उसके लिए हमें लगातार सचेत रहना होगा, और इसमें मुझे लगता है कि रोल मॉडल्स की का रोल अति महत्वपूर्ण है, बचाए प्रशासनिक कसावट के। बिल्कुल, बजाय प्रशासनिक कसावट के। डॉक्टर सिन्हा, मैं शॉर्ट में जल्दी से जवाब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक मेडिसिन कोई नहीं बनी है, कोरोना का संक्रमण किसी को हो जा रहा है, वो ठीक भी हो जा रहा है, उसके शरीर में क्या वायरस मौजूद है, क्या आने वाले वक्त में वो वायरस फिर से अपना असर दिखा सकता है, असर दिखाएगा तो क्या परिस्थिति बन सकती है, ये समझना चाहूंगा जल्दी से आपसे। इसमें देखिए कई जगह, जैसे जहां पहले कोरोना का संक्रमण हुआ था वहां लोग दोबारा भी संक्रमित हो रहे हैं। तो इस वायरस के जो गुणधर्म है वाकई लोगों को बहुत, चिकित्सा विज्ञान को बहुत उन्हें परेशान किया है, क्योंकि बाकी जैसे आपका दूसरे भी आए थे, स्वाइन फ्लू वगैरह भी आई थी, तो एक बार उनकी वैक्सीन बन गई तो काफी चीजें कंट्रोल में आ गई थी। इसमें लेकिन जो फिर से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों में इसमें इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। जहां तक वैक्सीन की बात है, एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन हुआ है इस बार इस संक्रमण के समय की। दुनिया के विभिन्न देश, जिसमें भारत भी शामिल है, बहुत बड़े स्तर पर इस पे प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैक्सीन है वो सबसे आगे चल रही है और भारत के साथ उसका कोलैबोरेशन है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये कितने तक पहुंच सकते हैं? क्या सभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे, बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित रह पाएंगे? इसका कहीं तो एक लेवल होगा, कब तक ये ठीक हो जाएगा, या फिर इसके साथ वो जीना और वही बातें हैं कि हम हमेशा कब तक ये मास्क लगा के हम घूमेंगे? देखिए, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी जब तक हम ये कंफर्म नहीं हो जाते कि अब इस वायरस का फैलाव रुक गया है। और जब तक 1.5 साल का समय ना निकल जाए, वायरस का एक साइकिल पूरा ना हो जाए, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। तो तब तक लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, चाहे वैक्सीन आ जाए। ऐसा ना हो कि वैक्सीन आने के बाद लोग वैक्सीन लगवा के ये सोचे कि अब तो हम शेर हो गए, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। लोगों को फिर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है वैक्सीन लगने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वो कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये जीना इसके साथ सीखना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं आपको स्ट्रेस देना चाहूंगा कि इस समय हम ये देख रहे हैं कि हर साल जितने वायरल फीवर के केसेस होते हैं, इस साल वायरल फीवर के केसेस की संख्या काफी कम है हमारे क्लिनिक्स में। उसका एक कारण ये है कि हर साल जब वायरल फीवर होता था तो एक परिवार के एक सदस्य को होने के बाद घर के सब सदस्यों को हो जाता था। और अब ये हो रहा है कि अब एक सदस्य को अगर वायरल फीवर है तो वो तुरंत मास्क लगाना शुरू कर देता है और डॉक्टर के पास जाता है, तो बाकी लोग घर के बच जाते हैं। तो अगर इसी प्रक्रिया का पालन ईमानदारी से लोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने, तो काफी कुछ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जवाब जरूर से लोगों को मिल गया होगा कि क्या स्थिति कोरोना की रहने वाली है, कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, लोगों को ही समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें अपने आप को बचाना, समाज को बचाना है, तो कोरोना के साथ फिलहाल तो जीना सीखना पड़ेगा। क्योंकि वैक्सीन अभी आज कल परसों
या 6 महीने में आने की स्थिति नहीं है। अभी इसमें वक्त लगेगा एक आम आदमी तक इस वैक्सीन को पहुंचने में, ये जानकार बता रहे हैं। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।